वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां CZMA क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जीव विज्ञान का भाग नंबर 32वां करने जा रहे हैं। अभी तक हमने कोशिका द्रव्य की बात कर ली है। साइटोप्लाज्म में अभी तक हमने जाना था साइटोप्लाज्म के बारे में क्या क्या इसकी खासियत होती है। आज जान लेते हैं कोशिका द्रव्य के भाग आखिरकार कितने होते हैं। तो देखते हैं कोशिका द्रव्य को। कोशिका द्रव्य के दो भाग हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। पहला कोशिका तरल, कोशिका तरल, और दूसरा है कोशिकांग। आप जानते हैं कोशिका तरल के बारे में। कोशिका तरल जान लेते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं साइटोसोल। साइटोसोल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ लिख लेते हैं कोशिका तरल की पहली बात। कोशिका तरल हम लोग अब पढ़ रहे हैं। कोशिका तरल जो है कोशिका द्रव्य का ऐसा भाग है, कोशिका द्रव्य का ऐसा भाग है जिसमें कोशिकांग नहीं पाए जाते, यानी कि कोशिकांग अनुपस्थित रहते हैं। फिर क्या होगा, यह छोटे छोटे भागों में बटा रहता है जो कोशिका द्रव्य की झिल्ली द्वारा अवरुद्ध रहता है, यानी कि आबद्ध रहता है। जो कोशिका द्रव्य की झिल्ली के द्वारा आबद्ध रहता है। आबद्ध का मतलब बाउंड होता है, इंग्लिश में अगर बात कर लें। कोशिका तरल को आगे समझते हैं क्या है। कोशिका तरल को अंतःकोशिकी तरल अथवा प्लाज्मिक मैट्रिक्स भी कहा जाता है। मैट्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो जल्दी से समझ लेते हैं आखिरकार कोशिका द्रव्य क्या है। कोशिका द्रव्य कोशिका का वह भाग है जिसमें कोशिकांग नहीं पाए जाते। यह छोटे छोटे भागों में बटा होता है, जो कि कोशिका द्रव्य की झिल्ली द्वारा घिरा रहता है, आबद्ध रहता है। कोशिका तरल को अंतःकोशिका तरल अथवा साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण बातें अभी तक हमने सीखी। दूसरी इम्पोर्टेंट बात हम लोग जान लेते हैं। कोशिका द्रव्य में अनेक संरचनाएं होती हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, अनेक संरचनाएं होती हैं जिनके कार्य जो हैं बिल्कुल अलग अलग होते हैं, बिल्कुल अलग अलग कार्य करते हैं। इन संरचनाओं को कोशिकांग कहा जाता है। इन संरचनाओं को कोशिकांग कहते हैं। अगर बात करें यूकैरियोटिक की, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिकांग झिल्ली युक्त रहते हैं। जो कोशिकांग हैं वो रहेंगे कैसे, झिल्ली युक्त रहते हैं। यूकैरियोटिक की हम लोग बात कर रहे हैं। जबकि इसी के साथ में बात कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली नहीं होती है, झिल्ली युक्त नहीं पाए जाते हैं। क्या कोशिकांग जो होंगे झिल्ली युक्त नहीं होते हैं। तीसरी ये महत्वपूर्ण बात है, कोशिका द्रव्य में कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं। तो इसका एक लंबा सा फेहरिस्त है, आपको बड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा। बढ़िया क्वेश्चन आ गया है। कोशिका द्रव्य की बात करें तो कौन कौन से कोशिकांग हैं, देख लेते हैं एक एक करके, ध्यान देना पड़ेगा। पहला हम यहाँ पे लिखते हैं अंतःप्रद्रव्यी जालिका। अंतःप्रद्रव्यी जालिका को हम लोग जानते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये महत्वपूर्ण है, इसलिए इसकी इंग्लिश भी हमने लिख दी। बाद में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग ER से जानेंगे। इसके बाद में नंबर आता है लाइसोसोम का, लाइसोसोम। आगे बढ़ते हैं तो आगे है गोल्जी उपकरण को हम लोग गोल्जी काय भी कहते हैं। गोल्जी काय कहिए या गोल्जी उपकरण कहिए, दोनों बातें एक ही है। फिर इसका है अगला माइटोकॉन्ड्रिया।
और इसके बाद में लवक की हम लोग बात करेंगे इसके अंतर्गत। लवक के बाद में तारक काय, और फिर इसके अंदर रसधानियाँ, और फिर और बात कर लेते हैं राइबोसोम की। ये इसी का हिस्सा होता है, इसीलिए तो महत्वपूर्ण है राइबोसोम। अब इसके बाद में एक और ऊपर जान लेते हैं, इसका नाम है माइक्रोबॉडीज़। अब एक एक करके इनको हम लोग जान लेते हैं। माइक्रोबॉडीज़ क्या है, राइबोसोम क्या है, अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या है, इनकी एक एक करके हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे अंतःप्रद्रव्य जालिका की। तो पहले नंबर पे अंतःप्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर ER से इसको हम लोग लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म चलता रहेगा, आप समझ जाएंगे। तो अंतःप्रद्रव्य जो जालिकाएं होती हैं, किस प्रकार का इनका संरचना होता है वो देख लेते हैं। इसके अंदर नलिकाओं की बात करें, कैसी होंगी, चपटी। नलिकाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं, चपटी होती हैं, थैलियों के जैसी होती हैं। थैलियों का एक पूरी तरीके से जाल होता है, पूरे तरीके से क्या, थैलियों का जाल होगा। नलिकाएं होंगी जो चपटी होगी, थैलियों का जाल होता है, जो पादप एवं जंतु कोशिकाओं में विभिन्न तरीके से, अलग अलग तरीके से कार्य करती हैं। यानी कि पादपों में इनका फंक्शन अलग होगा और जंतुओं में इनका फंक्शन अलग होगा। अगली महत्वपूर्ण बात यह है, जो ER है, अंतःप्रद्रव्य जो जालिका है, स्तनधारी जीवों की लाल रक्त कणिकाओं के अलावा लगभग जीवों की, जितने भी जीव हैं, जीवों की केंद्रक युक्त कोशिकाओं में पाई जाती है। अब आपने अभी जाना कि ER जो है, अंतःप्रद्रव्य जो जालिका, स्तनधारी जीवों की लाल रक्त कणिकाओं के अतिरिक्त, यानी कि इसके अलावा लगभग सभी जीवों के केंद्रक युक्त कोशिकाओं में पाई जाती है। अगली महत्वपूर्ण बात यह है, अंतःप्रद्रव्य जो जालिका है, कोशिका द्रव्य में होते हुए केंद्रक कला तक फैली है। इसके भीतर के स्थान को ल्यूमेन के नाम से जानते हैं। किस नाम से, इस नाम को याद रखिए, इसके जो भीतर के स्थान होता है, इसे ल्यूमेन के नाम से जानते हैं। अगर हम राइबोसोम की अगर बात करें तो यहीं जान लेते हैं, राइबोसोम बहुत महत्वपूर्ण है। तो देख लेते हैं राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है चिकनी सतह वाली अंतःप्रद्रव्य जालिका। अगर दूसरे की बात कर लें तो दूसरी है खुरदरी सतह वाली अंतःप्रद्रव्य जालिका। अब एक एक करके हम लोग जान लेते हैं, चिकनी सतह वाली कैसी होगी और खुरदरी वाली कैसी होगी। हम लोग जान लेते हैं चिकनी सतह वाली अंतःप्रद्रव्य जालिका को। तो इसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है, पहली जो इम्पोर्टेंट बात है यह है नलिकाओं का संजाल होता है। इसमें नलिकाएं होती हैं एक पूरे जाले के रूप में, यानी कि ट्यूबल ऑफ नेटवर्क बोल सकते हैं इसे, ट्यूबल ऑफ नेटवर्क। अब इसके बाद में इसका बहुत महत्वपूर्ण
एक और फंक्शन है वो यह है कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स का संश्लेषण करती है, संश्लेषण करने में सहायक है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मांसपेशियों में क्या करेगी, यह जो जालिका होती है, यह जालिका जो होती है कोशिकाओं के संकुचन में, किसके, मांसपेशी कोशिकाओं के संकुचन आप जानते हैं कॉन्ट्रैक्शन इसको बोला जाता है, संकुचन में क्या करती है, सहायक होती है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चौथी और बेहद इम्पोर्टेंट बात ये रही स्त्री एवं पुरुष के हार्मोन्स का संश्लेषण करती है। अब जान लेते हैं खुरदरी सतह वाली अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में। तो यहाँ जाना था यह नलिकाओं का संजाल होता है, लेकिन इसकी अगर हम बात करें यह है कड़ीमय, कड़ के आकार की कड़ीमय अंतःप्रद्रव्य जालिका है। अंतःप्रद्रव्य जालिका भी इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि इसकी सतह पर राइबोसोम्स होते हैं। इसकी सतह पर कौन होंगे, राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं। यह जो जालिका है कोशिका झिल्ली तथा प्रोटीन का संश्लेषण करती है। किसका, कोशिका झिल्ली तथा प्रोटीन का ये क्या करेगी, संश्लेषण करती है। अब इसके बाद में तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ श्वेत कणकाओं की अगर बात कर लें, यानी कि जिसको हम WBC भी बोलते हैं, अथवा दूसरी बात कर लें, अथवा ल्यूकोसाइट्स में यह जालिका क्या करेगी, यह जालिका प्रतिरक्षियों का निर्माण करती है। आप सब जानते हैं WBC का क्या कार्य होता है, रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित करती हैं WBC की अगर बात करें। चौथी इंपॉर्टेंट बात यह है, यह अग्नाशय जो होता है पैनक्रिया की अगर बात करें, अग्नाशी कोशिकाओं में इंसुलिन, बहुत ध्यान से सुनिए, इंसुलिन का उत्पादन करती है, इंसुलिन का उत्पादन करेगी। आप सब जानते हैं इंसुलिन किस लिए महत्वपूर्ण है, डायबिटीज़ रोग हो जाता है, शुगर रोग हम जिसको बोलते हैं, अगर सही से निकले तो निश्चित रूप से डायबिटीज़ के पेशेंट बन जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है ये बात। इसके बाद में हम लोग जानेंगे गोल्गी काय को। हम लोग जान लेते हैं गोल्गी उपकरण या फिर गोल्गी काय को। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गोल्गी काय की अगर बात करें, इसकी खोज किसने की थी, तो खोजकर्ता इनके हैं इटली के जीव विज्ञानी, इनका नाम है कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी ने गोल्गी काय की खोज कर डाली। कब कर डाली, तो 1898 ईस्वी की ये बात है। गोल्जी उपकरण को क्या क्या और कहा जाता है, इसको सिर्फ और सिर्फ गोल्जी भी बोल सकते हैं। इसके अलावा इसको बोला जा सकता है गाल्जी सामिश्र। यह करता क्या है, तो इसका जो कार्य है यह कोशिका पदार्थों के विनिर्माण आप जानते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जिसको बोला जाता है, विनिर्माण, उनके संग्रहण तथा परिवहन के लिए जिम्मेदार है, परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। समझ लीजिए इसे। अब इसके बाद में ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसे यूकैरियोटिक कोशिकाओं का विनिर्माण एवं परिवहन केंद्र कहा जाता है। परिवहन केंद्र
भी कहा जाता है। यानी कि अगर बात करें मैन्युफैक्चरिंग एंड शिपिंग सेंटर, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कोशिका का विनिर्माण एवं परिवहन केंद्र कौन है? तो आप जान पाए गोल्जी इकाई को बोला जाता है मैन्युफैक्चरिंग एंड शिपिंग सेंटर। इसके अलावा चौथी जो महत्वपूर्ण बात है, तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है, कोशिका की अगर बात करें तो कोशिका के प्रकार के हिसाब से, कोशिका के प्रकार के हिसाब से गोल्जी उपकरण की संख्या, गोल्जी उपकरण की संख्या कम या तो कम हो सकती है या फिर ज़्यादा हो सकती है। ये निर्भर करेगा, किस पे निर्भर करेगा? कोशिका के प्रकार के ऊपर। आप जान लेते हैं आखिरकार गोल्जी इकाई की संरचना कैसी होती है, दिखती ये कैसी है? तो यह है अर्धवृत्ताकार एवं सपाट थैली के समान रचनाएं होती हैं, जिसको कहा किया जाता है, ये इम्पोर्टेंट भी है, सिस्टर्नी के नाम से इनको जाना जाता है, सिस्टर्नी भी इनको कहा जाता है। प्रत्येक संरचना की अगर बात करें तो जितनी भी इसमें संरचना है, प्रत्येक संरचना एक झिल्ली के द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होती है। झिल्ली के द्वारा कोशिका द्रव्य से क्या होगी? अलग होती है। पांचवी इंपॉर्टेंट बात यह है, ये नील हरे शैवाल जीवाणुओं, माइकोप्लाज्मा को छोड़कर, इन सबको क्या, इनको छोड़कर अन्य जीवधारियों की कोशिकाओं में, अन्य जो जीवधारी हैं उनकी कोशिकाओं में ये पाए जाते हैं। छठी इंपॉर्टेंट बात ये है, पादप कोशिकाओं में गोल्जी इकाई को डिक्टियोसोम भी कहा जाता है, डिक्टियोसोम भी कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। सातवीं इंपॉर्टेंट बात यह है, यह कोशिका का मुख्य श्रावण अंग है, सेक्रेटरी ऑर्गन इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेक्रेटरी ऑर्गन इसको बोला जाता है। अगर हम अगली बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, यह है लाइसोसोम एवं पेरोक्सीसोम के निर्माण में सहायक है। आप जानते हैं लाइसोसोम के बारे में क्या होता है, बताने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। आत्महत्या की थैली, आइटम बम, ये सब इनको कहा जाता है। 8वें नंबर की अगर हम बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, पादप कोशिका के समय कोशिका प्लेट बनाने में सहायक है। बनाने में क्या है? सहायक है। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें थी इससे संबंधित। अब हम लोग जानते हैं लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम के बारे में जान लेते हैं। लाइसोसोम काफ़ी समय से आ रहा है, तो अब हम देख लेते हैं क्या है आखिरकार लाइसोसोम। तो पहला पॉइंट ये रहा, लाइसोसोम्स जो होते हैं, लाइसोसोम्स जो हैं एंजाइम्स की गोलाकार थैलियाँ हैं, गोलाकार थैलियाँ जो झिल्ली युक्त होती हैं, झिल्ली होती है। अगर आगे बात करें तो लाइसोसोम में उपस्थित एंजाइम की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होते हैं कि एसिडिक होते हैं? तो आंसर होगा अम्लीय होते हैं। एंजाइम्स जो होंगे कैसे होंगे? अम्लीय होते हैं। जो करते क्या हैं, ये कोशिकी बृहद अणुओं का पाचन करने में सक्षम है। बृहद अणुओं की अगर बात करें तो ये क्या कर लेते हैं? पाचन कर लेते हैं, पाचन करने में सक्षम है।
लाइसोसोम झिल्ली के लाइसोसोम झिल्ली इसके आंतरिक भागों को, जिसका अंदर का भाग है, अंदर के भागों को अम्लीय बनाए रखने में सहायक होती है, परंतु कोशिकी उपापचय में व्यवधान उत्पन्न करती है और जिसके कारण लाइसोसोम नष्ट हो जाता है, यानी कि क्षतिग्रस्त हो जाता है। पाचक एंजाइम अपनी ही कोशिका का पाचन कर लेते हैं, अपनी ही कोशिका को पचा लेंगे। अब जब अपनी कोशिका को पचा लेंगे तो कोशिका हो जाएगी क्या? नष्ट हो जाएगी। अब कोशिका नष्ट हो गई, इसी कारण इसको कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? कोशिका की आत्महत्या की थैली। इसको याद रखिए, कोशिका की आत्महत्या की थैली इसको कहा जाता है। सुसाइड बैग ऑफ सेल के नाम से ये जानी जाती है। अब लाइसोसोम के अंदर कौन कौन से एंजाइम होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। एंजाइम जो इसके अंदर मौजूद होते हैं, तो सबसे पहला जो एंजाइम है इसका नाम है प्रोटीएज। दूसरे नंबर पे हम लिख लेते हैं फास्फेटज। तीसरा एंजाइम जो है, तीसरा सी नंबर पे राइबो न्यूक्लियस। अगर चौथे एंजाइम की हम बात करें तो डी नंबर पे ये रहा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस। ये तो एंजाइम होते हैं लाइसोसोम की अगर अंदर की बात करें। अब लाइसोसोम के कार्य जान लेते हैं, आखिरकार इसके क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य हैं। तो पहला इसका महत्वपूर्ण कार्य है अंतःकोशिकीय पाचन में। दूसरे कार्य की तरफ हम लोग चलते हैं, मृत कोशिकाओं का निवारण। अब इसमें थोड़ी बात जान लेते हैं। वर्ष 1964 की बात है। दो वैज्ञानिक हैं, पहले का नाम हिट्स है और दूसरे हमारे कौन हैं? कोहेन ने यह स्पष्ट कर दिया लाइसोसोम मृत हो चुकी या क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। मृत हो चुकी या फिर उनका नुकसान हो चुका है, क्षतिग्रस्त हो चुकी, उनको नष्ट कर देता है। ये बात किसने बताई? 1964 ईस्वी में हिट्स तथा कोहेन नामक वैज्ञानिकों ने ये बात स्पष्ट कर दी। तो दो काम हम लोग जान चुके हैं, तीसरा काम लाइसोसोम का हम लोग जान लेते हैं। तो तीसरा काम इसका ये रहा, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है। प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है। चौथी अगर बात करें, चौथी इंपॉर्टेंट बात है उपस्थिल तथा अस्थिल ऊतकों में आत्मलयन करने में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है।